हाय एवरीवन, याद है साल 2016 जब रिलायंस ने जियो सिम्स मार्केट में लॉन्च किए थे। The world is at the beginning of a digital revolution. रिलायंस जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थीं बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया। Every Indian gets to enjoy Jio Digital Life. रातों रात जैसे टेलीकॉम का गेम ही चेंज हो गया था। सडनली इंडियंस के पास बहुत सारा हाई स्पीड 4G डेटा बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो गया था। एज अ रिजल्ट विद इन फ्यू ईयर्स इंडिया में ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, दे वेंट फ्रॉम 16.5% टू 43%। एज अ नेक्स्ट स्टेप रिलायंस को सेम रेवोल्यूशन इंडिया में फाइनेंस की दुनिया में लाना है। जुलाई 8 2023 में रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर अनाउंस किया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिए तो इसके अंदर कई सारी सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज हैं। इनके नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको फाइनेंस वर्ड दिखेगा, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट सॉल्यूशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स जैसे वर्ड दिखेंगे। यही नहीं, इसमें पेमेंट्स बैंक भी है और इनफैक्ट ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी है जिसके थ्रू इनका म्यूचुअल फंड्स बेचने का प्लान है। इसके अलावा यहाँ देखिए, इनका इंश्योरेंस में घुसने का भी प्लान है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी ये देखिए, यहाँ पर रिलायंस कोई छोटी मोटी गेम खेलने नहीं आया, वो फुल फ्लेजेड तैयार होकर फाइनेंशियल वर्ल्ड को डिसरप्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए, जुलाई 8 2023 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर अनाउंस हुआ था फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट ये प्लान की तैयारी 2023 के बहुत पहले की गई थी। 2002 में मुकेश अंबानी रिलायंस इन्फोकॉम लॉन्च करते हैं, जिससे वो इंडिया को एक अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। पर उस टाइम पर भी उनका जो विजन था वो सिर्फ टेलीकॉम सर्विस देने तक लिमिटेड नहीं होता। वो जानते हैं कि रिलायंस ग्रुप में एक कंपनी ऑलरेडी है जिसका नाम है रिलायंस कैपिटल, जिसकी रीच वो अपने टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। वो इसको एक इकोसिस्टम की तरह देखते हैं जिसमें आप फ़ोन यूज़ करेंगे रिलायंस का, फ़ोन का नेटवर्क होगा रिलायंस का, और इस मोबाइल के थ्रू आप और रिलायंस की सर्विसेज खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप रिलायंस का नेटवर्क यूज़ करके रिलायंस के पेमेंट गेटवे से आप रिलायंस की स्टोर से कोई भी सामान EMI पे ले सकते हैं जो फाइनेंस होगी रिलायंस कैपिटल से। है नहीं बढ़िया प्लान? बाय द वे, सेम बिजनेस प्लान एप्पल ने एग्जीक्यूट किया है और इसलिए एक बार जो आईफोन खरीद लेता है उसके लिए वापस एंड्रॉयड में मूव होना बहुत डिफिकल्ट है। सिमिलरली मुकेश अंबानी के लिए रिलायंस इन्फोकॉम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा रिलायंस कैपिटल और कई सारे रिलायंस बिजनेसेस के लिए। ये उनका विजन था उस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली 2002 में एक और चीज़ होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी को दूसरी बार स्ट्रोक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। इस टाइम रिलायंस ग्रुप की सारी कंपनी दोनों भाइयों के हाथ में थी। वो दोनों भाई मिलकर इन सारी कंपनीज को चला रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों भाइयों के बीच में ओनरशिप प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और ये मुकेश अंबानी ने खुद एक इंटरव्यू में बोला है। तो 2005 में यानी 2005 में कोकिलाबेन यानी मुकेश और अनिल अंबानी की मदर रिलायंस ग्रुप को दोनों भाइयों में बांट देती है, जिसमें से रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इन्फोकॉम दोनों अनिल अंबानी के पास चले जाते हैं। अब इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज तो मुकेश अंबानी के पास ही रहती है। अब देखिए, दोनों टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अनिल अंबानी के पास चले तो जाते हैं, पर इनका जो विजन है, जो एम्बिशन है मुकेश अंबानी का, वो कहीं नहीं जाता। टेलीकॉम कंपनी वापस खड़ा करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम नाम की कंपनी लॉन्च करते हैं। इस वीडियो में हम जियो टेलीकॉम की स्टोरी में नहीं जाएंगे, इंटरेस्टिंग तो वो भी बहुत है, लंबी तो वो भी बहुत है, लेकिन इस वीडियो में हम जियो फाइनेंशियल्स पे फोकस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसे मुकेश अंबानी जुलाई 25 2023 में रीनेम कर देते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और इसे रिलायंस ग्रुप से बाहर करके एज सेपरेट एंटिटी बना देते हैं। इस प्रोसेस को डीमर्जर बोलते हैं और इस तरीके से जन्म होता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी तो बहुत है इंडिया में, लाइक HDFC, ICICI, टाटा कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, इसके साथ कितने सारे फिनटेक्स हैं जो आज कंज्यूमर और मर्चेंट लेंडिंग करते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? वेल, अगर आपको याद है, मुकेश अंबानी का विजन रिलायंस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इकोसिस्टम है, राइट? ये वो उसको एज इकोसिस्टम देखते हैं।
एग्जाम्पल के लिए लोन स्लैश लेंडिंग की बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इस बिजनेस में क्या होता है? लोन्स और लेंडिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है डेटा, राइट? फिनटेक्स लाइक भारत पे और पेटीएम ने बहुत हद तक ये चीज़ सॉल्व करी है, उनको मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शंस का पूरा एक्सेस है, तो उस चीज़ को एनालाइज करके लोन दे पाते हैं। ये डेटा ट्रेडिशनल बैंक्स के पास अवेलेबल नहीं होती। पर यहीं रिलायंस के पास 15,000 स्टोर्स हैं, जिसकी सारी पेमेंट्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करवाता है। जियो इन्फोकॉम के पास 400 मिलियन कस्टमर्स हैं। इसके अलावा रिलायंस डीटीएच स्पेस में भी है, राइट? तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा और इफेक्टिव इकोसिस्टम बन गया है रिलायंस का। लेंडिंग के अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने का प्लान है। ब्लैक रॉक कितनी बड़ी कंपनी है, एक बार गूगल करिए, पता चल जाएगा। इसके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये कंट्रीज के जीडीपी से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से इंश्योरेंस लाइसेंस लेने के भी डिस्कशन में है। ये लाइसेंस लेने के बाद ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी बेच सकती है। बाय द वे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ केवी कामत है, जो पहले आईसीआईसीआई के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। ये 75 साल के हैं और पीएम मोदी इनसे कई बार फाइनेंशियल पॉलिसीज पे कंसल्ट कर चुके हैं। पर देखिए, सब अच्छा ही अच्छा नहीं है। मतलब एक्चुअली रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अच्छी जगह पोजिशन है, बट आप जानते हैं इनके डिसएडवांटेजेस और रोड ब्लॉक्स के बारे में। सो जैसा मैंने बताया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मेन एडवांटेज है वो उसका इकोसिस्टम है, जिसमें यूजर डेटा आता है। ये सोचने में तो अच्छा लगता है कि सारे रिलायंस स्टोर से कस्टमर्स को आप जियो के किसी फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक एक क्रेडिट कार्ड के लिए टारगेट कर सकते हैं, राइट? इमेजिन करिए कितना बड़ा बेस है कस्टमर्स का। लेकिन ऐसी डेटा को हम पीआईआई यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इस पीआईआई इंफॉर्मेशन को शेयर करने को लेकर आरबीआई के रूल्स आज जो हैं एटलीस्ट वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें आप किसी और प्रोडक्ट से कलेक्ट की गई यूजर डेटा को आप लेंडिंग के लिए यूजर टारगेट नहीं कर सकते। अगर ये सच निकलता है तो रिलायंस के पास यूजर डेटा तो बहुत होगा, पर उसे वो फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज अच्छे से नहीं कर पाए। इसके अलावा जैसे जियो सिम के टाइम पर रिलायंस ने काफी ह्यूज डिस्काउंट्स देकर मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्पेशली लेंडिंग में आप अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे सकते बाय लॉ। अब ये कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या चीज़ है? तो रिलायंस को अगर मान लीजिए रमेश को पैसा देना है तो उसे ये पैसा कहाँ से लाएगा? वो मार्केट से उठाएगा। अब इसका क्या मतलब है? चाहे वो किसी और लेंडर से जाके मांगे या फिर वो आरबीआई से मांगे, राइट? अगर आरबीआई से रिलायंस पैसा उठाता है तो उसे आरबीआई को एक इंटरेस्ट देना होगा, जो होगा 6.5% एज ऑफ टुडे, जिसे रेपो रेट भी बोलते हैं। बाय लॉ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 6.5% से कम इंटरेस्ट रेट पर आगे लोन किसी को भी नहीं दे सकता। तो जैसे प्रमोशनल प्राइसिंग जियो सिम्स के टाइम पे हुई थी, वो अब लेंडिंग के टाइम पे एटलीस्ट नहीं हो सकती है। इन सब डिसएडवांटेजेस के बाद भी, गिवन दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज बैक्ड बाय रिलायंस, इनका पेड अप कैपिटल लगभग 15,000 करोड़ है बाय द वे, तो रिलायंस के पास तो अंधा पैसा है, राइट? गिवन दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस के ऑफलाइन स्टोर्स की पावर है, जो शायद किसी और लेंडर के पास नहीं है, किसी और फाइनेंशियल सर्विसेज के पास नहीं है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाय द वे, शुरू में मैंने आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी की लिस्ट दिखाई थी। इसमें ये सब्सिडरी देखिए, इसका नाम है जियो पेमेंट्स बैंक। ये एंटिटी को पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है, जो कि कन्वेंशनल बैंक का लाइसेंस से अलग है। अब इस लाइसेंस के अंडर जो जियो पेमेंट्स बैंक है, ये बहुत ही लिमिटेड डिपॉजिट्स ले सकता है, अनलाइक एसबीआई जहाँ पे लाखों करोड़ों के डिपॉजिट्स आ सकते हैं, राइट? ये एंटिटी को पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है, जो कि कन्वेंशनल बैंक का लाइसेंस से अलग है। इस लाइसेंस का कॉन्सेप्ट रघुराम राजन लाए थे इंडिया में, जब वो आरबीआई गवर्नर थे, याद है आपको? अगर आपको उनके बारे में और जानना है और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करिए। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।